मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी एक अमीर अरबी से हो रही थी जिसकी बहुत सी जायदाद थी और उससे शादी करने के बाद अब जाहिर है मैं भी अमीर बन गई थी। मैं दुल्हन बनकर गजब ढा रही थी। सभी लड़कियों ने मेरी बहुत तारीफ की थी। बस मेरे दूल्हे की उम्र थोड़ी ज्यादा थी। मैं 25 साल की थी और वो 40 साल का था। लेकिन कहते हैं ना, मर्द की उम्र नहीं उसकी जेब देखी जाती है। तो मैंने भी यही किया था। मैंने ये देखा था कि वो अमीर है और मुझे सारी जिंदगी रानी बनाकर रखेगा, तो मैंने उससे शादी कर ली। अभी मैं सजे सजाए कमरे में अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और एक मुलाजमा कमरे में आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर दूध का गिलास और कुछ मेवे वगैरह रखे हुए थे। वो ट्रे वहाँ रखकर मुड़ी और जाने के बजाय हाथ बांधकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? वो यहाँ की पुरानी अरबी मुलाजमा थी और उसे उर्दू नहीं आती थी। वो इशारे से मुझे कुछ बताने लगी, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। बार बार वो दरवाजे की जानिब इशारा कर रही थी। मैंने बाहर देखा तो कोई नहीं था। मुझे अरबी नहीं आती थी, इसलिए मैं समझ ना पाई कि वो क्या कहना चाह रही है। बेचारी रोने वाली हो गई क्योंकि वो अपनी बात समझा समझा कर थक गई थी, मगर मुझे समझ ना आई। थक हार कर वो चली गई। कुछ देर बाद मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। उसी में शायद मेरी मुंह दिखाई थी। वो बॉक्स पकड़कर बेड पर बैठ गया। अभी वो कोई बात करने ही लगा था कि अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने मुझसे माजरत की और बात करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैंने कुछ देर तो सब्र से इंतजार किया, मगर फिर इतना बड़ा बॉक्स देखकर मैं ज्यादा देर खुद पर काबू न रख पाई और वो बॉक्स खोल लिया। एक झटके से ही एक काली सी लंबी सी चीज उसमें से निकली थी और अगले ही लम्हे कमरा मेरी चीखों से गूंज उठा, क्योंकि बॉक्स में से तो सांप निकला था। सांप को देखकर मैं ऊंची आवाज में अपने शौहर को आवाज देने लगी, मगर किसी ने भी मेरी आवाज ना सुनी। मैंने अपना भारी लहंगा उठाते हुए भागने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही सांप ने मेरे पैर पर डंग मार दिया था और फिर मुझे कोई होश नहीं रहा था कि मैं कहाँ हूँ और इर्द गिर्द क्या हो रहा है। होश आया तो मैं अपने कमरे में ही थी और मेरी पिंडली पर पट्टी बंधी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब याद आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा शौहर आंखें खोलते देखकर मेरे पास आ गया और पूछने लगा, तुम ठीक हो? मुझे उसकी यूं फिक्र पर बहुत गुस्सा आया। मैंने तकिया उसकी तरफ फेंक कर कहा, ये फिक्र का ड्रामा बंद करो। वो सांप क्या तुम मुझे मुंह दिखाई में देने के लिए लाए थे? तुम वो सांप मुझे मारने के लिए लाए थे। वो हैरान होकर कहने लगा, मुझे नहीं पता कि कमरे में सांप कहाँ से आया। मैं तो तुम्हारे लिए एक ज्वेलरी बॉक्स लाया था। मैंने उसको मशकूक नजरों से देखते हुए सोचा, क्या ये सच कह रहा है? मगर उसने बॉक्स में सांप नहीं रखा था तो फिर मुझे मारने की साजिश कौन कर सकता था? मेरी तो यहाँ किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैंने अपनी पिंडली को देखा, शुक्र है बचत हो गई थी, वरना सांप का जहर अगर फैल जाता तो मैं बच ना पाती। मेरे शौहर ने कहा, मैं तो तुम्हारी चीख सुनकर आया था, देखा तो तुम बेहोश हो गई थी। मैंने उसी वक्त डॉक्टर को फोन करके बुलाया था। अगर मुझे तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना होता तो मैं डॉक्टर को क्यों बुलाता? मैंने कहा, फिर ये बताओ कि बॉक्स के अंदर सांप किसने रखा? वो कहने लगा, अब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही डिलीवरी वाला लड़का देकर गया है। मैंने तो इस बॉक्स को खोला भी नहीं था। शायद मेरे किसी दुश्मन ने मेरे खिलाफ साजिश की है। मैंने कुछ न कहा और चुप कर गई। मुझे शक हो रहा था कि कहीं ये सब मेरे शौहर की पहली बीवी ने ना किया हो, अगरचे हमने उसको भनक भी नहीं पड़ने दी थी कि हम शादी कर रहे हैं। मगर हो सकता है कि उसको पता चल गया हो और उसने बदला लेने के लिए ये सब किया हो। मैं फिलहाल इस मामले की मजीद तह में जाकर अपनी शादी की ये खूबसूरत लम्हात जाया नहीं करना चाहती थी। मेरा शौहर कमरे से बाहर चला गया तो अरबी मुलाजमा कमरे में आई। उसे देखकर एकदम मेरे जहन में आया कि वो कल रात मुझे कुछ बताने की कोशिश तो कर रही थी। क्या वो यही बात थी? मैंने चौंक कर पूछा, क्या तुम जानती थी कि इस डब्बे में सांप था? उस अरबी मुलाजमा को मेरी बात समझ न आई तो मैंने बॉक्स दिखाकर, अपनी पिंडली दिखाकर इशारे से पूछा तो उसे समझ आई। वो जल्दी से हाँ में सर हिलाने लगी, गोया उसे पहले से ही मालूम था। वो इशारों से कुछ बताने लगी, मगर मैं जरा सा भी समझ ना पाई। मैंने तंग आकर उसे जाने का कह दिया। मुझे लग रहा था कि हो सकता है शौहर की पहली बीवी को पता चल गया हो। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस माहौल की आदी होने लगी। मेरा शौहर मुझ पर खूब खर्च करता था और मैं खुश थी कि मुझे अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ा था। मैं थोड़ी थोड़ी अरबी भी सीख रही थी। मेरे शौहर के एक दोस्त थे, वो भी आजकल अपनी बीवी से छुपकर दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे। शायद ये सारे अरबी मर्दों को 2 शादियां करने का शौक था और वो भी पहली बीवियों से छुपकर। खैर, उसने मुझे और मेरे शौहर को भी शादी पर बुलाया था। मैं शादी वाले दिन वहाँ गई। अरबी मर्द अपनी दूसरी शादी भी बहुत धूमधाम से करते थे। अभी भी हर तरफ रौनक और चहल पहल थी। हमारे अलावा उनके और कई मेहमान आए हुए थे। ये सारे दोस्त वो थे जिन्होंने 2 शादियां की हुई थी।
और वो अपनी दूसरी बीवियों को लेकर ही शादी पर आए थे। मैं वहाँ एक अपनी जैसी पाकिस्तानी लड़की को देखकर खुश हुई। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने इरम बताया। उसके शौहर को देखकर मैं हैरान हुई थी। वो तो मेरे शौहर का बहुत अच्छा दोस्त था। यूं ही बातों बातों में अचानक मैंने देखा कि एक मुलाजिम बिल्कुल वैसा ही बॉक्स लेकर अंदर जा रहा था जैसा मेरी मुंह दिखाई का था। अरबी मर्द अपनी बीवियों को बहुत अच्छे और महंगे तोहफे देते थे, इसलिए मुझे हैरत न हुई। इरम से बातों के दौरान अचानक मेरी नजर उसके पैर पर पड़ी तो मैं चौंक गई। उसकी पिंडली पर छोटे से 2 सुराखों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे थे। मैंने चौंक कर पूछा, ये निशान कैसा है? क्या किसी चीज ने काटा है? उसने मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक जवाब दिया था कि एक सांप ने काट लिया था। मैंने पूछा कब? तो कहने लगी, मेरी शादी की रात जाने कहां से बिस्तर पर सांप चढ़ाया था और मुझे डस लिया। शुक्र है जान बच गई। ये इत्तेफाक था कि उसे भी शादी की रात ही सांप ने काट लिया और मुझे भी। ये बात मुझे कुछ अजीब लगी, ताहम मैं खामोश रही। वो लड़की इरम मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। हमने एक दूसरे के फोन नंबर्स भी ले लिए। इरम से मुलाकात के बाद मैं बहुत तजस्सुस में आ गई थी कि हम दोनों के साथ ये इत्तेफाक ही था या कुछ और। मेरे शौहर की जिस दोस्त की दूसरी शादी हुई थी, शौहर ने उसे दावत पर बुलाया तो मैंने कहा, मैं अपनी दोस्त इरम को भी बुलाऊंगी। आप सब दोस्तों की बातें मुझे समझ नहीं आएंगी तो मुझे उसकी कंपनी रहेगी। शौहर ने कहा, बुला लो। मैं तो उसे खास मकसद से बुला रही थी। मेरी मुलाजमा ने खूब अच्छी तैयारी की थी और अरबी खाने तैयार किए थे। मैंने नई नवेली दुल्हन की खूब खातिर मदारत की। वो एक बांग्लादेशी लड़की थी जिसको हमारी तरह अरबी नहीं आती थी। हम सब लड़कियां एक तरफ आ गईं। उस बंगाली लड़की से मैंने इंग्लिश में पूछना शुरू किया कि वो कैसी है, शादी के दिन कैसे गुजर रहे हैं। जब मेरी उसके साथ बेतकल्लुफी हो गई तो मैंने उसे कहा, पाँव ऊपर करके बेड पर आराम से बैठ जाओ। उसने पाँव बेड के ऊपर किए तो उसकी पिंडली देखकर मैं और इरम दंग रह गए, क्योंकि उसकी पिंडली पर भी सांप के कांटे का निशान नजर आ रहा था। उसने बताया कि शादी वाली रात किसी ने ज्वेलरी वाले बॉक्स में सांप रख दिया था और उसी सांप ने काट लिया था। मुझे फौरन वो बॉक्स याद आया जो मैंने उसकी शादी में देखा था। इसका मतलब था कि उस दिन उस बॉक्स में ज्वेलरी की जगह उसमें सांप था। मैंने और इरम ने उसे अपनी पिंडलियां दिखाई तो वो भी देखकर दंग रह गई। हम तीनों अपनी अपनी जगह पर परेशान हो गई। अब ये तो पता चल चुका था कि ये सांप का शादी की पहली रात ही काट लेना कोई इत्तेफाक नहीं था, मगर फिर क्या था? हमारे शौहर हमारे साथ आखिर क्या गेम प्लान कर रहे थे? उसी वक्त मेरी मुलाजमा हमारे लिए चाय लाई तो इरम ने अरबी में उसका शुक्रिया अदा किया। मैं हक्का बक्का होकर पूछने लगी, मुझे बताओ कि तुम्हें अरबी आती है? कहने लगी, मुझे यहाँ दुबई में आए 5 साल होने वाले हैं, कुछ हद तक तो अरबी सीख चुकी हूँ। मैंने बेताबी से कहा, फिर उस मुलाजमा से पूछो कि ये मेरी शादी की पहली रात मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उस मुलाजमा से वो 5 मिनट बात करती रही, फिर उसे भेजकर मुझे कहने लगी, वो मुलाजमा तुम्हें उस दिन यही बताने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी देर में तुम्हें सांप काटने वाला है। वो कह रही थी कि यहाँ के ज्यादातर अरबी मर्द जब छुपकर दूसरी शादी करते हैं तो वो अपनी बीवी के पास जाने से पहले शादी की पहली रात उसके बिस्तर पर सांप छोड़ देते हैं। ये सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया कि ये ऐसा क्यों करते हैं। इसका मतलब है कि मेरा शौहर झूठ बोल रहा था और मैं समझ रही थी कि शायद उसकी पहली बीवी ने ऐसा किया हो, मगर अब पता चल रहा था कि सब किया धरा हमारे शौहरों का था। देखा जाता तो इस एक तकलीफ के अलावा अब तक हमारे शौहरों ने हमें कोई तकलीफ नहीं दी थी। शायद ये उनकी रस्म होगी कोई। दावत खत्म हो गई तो वो लड़कियां वापस चली गईं। मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं चुपचाप यहीं रहती, क्योंकि वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरी पिछली जिंदगी मेरी नजरों के सामने घूम गई। मैं 7 बहनों में से सबसे बड़ी थी। घर के हालात बहुत ही खराब थे। मैंने शायद ही कोई ऐसा दिन देखा हो जब हमने 3 वक्त का खाना खाया हो, वरना तो अक्सर फाके ही चलते थे। हमारे सारे खानदान वाले गरीब ही थे, मगर फिर कुछ रिश्तेदारों ने अपनी बेटियों को अमीर घरों में मुलाजमा बनाकर भेजना शुरू किया तो उनके हालात बदलने लगे। मैं यूं तो पाकिस्तानी थी, मगर पिछले कई साल से दुबई में आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरी एक कजन भी यही काम करती थी। तो वो बताती थी कि यहाँ बहुत कमाई होती है और बहुत पैसे मिलते हैं, इसलिए मेरी भी यही कोशिश थी, मगर वीजा नहीं लग रहा था। फिर मेरी कजन ने अपने कफील से बात करके मेरा वीजा लगवा दिया था। जिनके घर में वो काम करती थी वहाँ एक लड़की की जरूरत थी, क्योंकि अब मेरी कजन की शादी होने वाली थी, तो वो अपनी जगह मुझे लगवाना चाह रही थी। मैं हरगिज भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए इधर उधर से पैसे पकड़कर मैंने टिकट ली और दुबई की उड़ान भरी। दुबई एयरपोर्ट पर मेरी कजन मुझे लेने आई हुई थी। रास्ते में वो मुझे काम के बारे में सब बताती रही और फिर बोली कि अपने बारे में कभी किसी को मत बताना कि तुम्हारा असल क्या है। अगर ऐश की जिंदगी जीना चाहती हो तो यहाँ किसी अरबी से शादी कर लेना। अरबी पाकिस्तानी लड़कियों पर मरते हैं। अगर तुम किसी को पसंद आ गई तो समझो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। मेरी बचपन से मंगनी हो चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, वरना मेरे पास बहुत मौके थे कि मैं अपना मुस्तकबिल बना लेती। तुम्हारे साथ ये मसला नहीं है, इसलिए तुम यहीं रहो। किसी अरबी से दूसरी शादी भी करनी पड़ी तो कर लेना। मेरी कजन कुछ दिन बाद पाकिस्तान वापस चली गई और मैंने उसकी जगह काम शुरू कर दिया।
मैंने एफए तक तालीम हासिल की थी और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मेरी काबिलियत और खूबसूरती बहुत जल्द घर के मालिक की नजरों में आ गई। उसके 3 बच्चे थे और एक जवान खूबसूरत बीवी थी। लेकिन दूसरी शादी की ख्वाहिश तो मर्द को हमेशा रहती है, इसलिए उसने बहाने से मुझे निकाल दिया ताकि मुझे अपने दूसरे घर भेज सके। मैंने अगरचे दूसरी बीवी बनकर अपना मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश की थी, मगर दूसरी बीवी बनकर भी मैं खसारे में तो हरगिज नहीं रही थी। मेरे शौहर ने मुझे वाकई शहजादी बनाकर रखा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं हर लिहाज से एक मुकम्मल खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। इस पुरसुकून जिंदगी में हलचल अब मची थी जब मुझे ये बात मालूम हुई थी कि शादी की रात मेरे शौहर ने जानबूझकर मुझे सांप से कटवाया था। क्या वजह थी? मैं सारी रात सोचती रही थी कि मुझे इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए या फिर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। मेरे शौहर ने आज की दावत की सारी तैयारियां खुद की थी। वो मेरे लिए बहुत महंगा जोड़ा और कीमती ज्वेलरी खुद लाया था। इस सब के बावजूद उसने मेहमानों को यही बताया था कि दावत की सारी तैयारी मेरी बीवी ने की है और मेरी तारीफ करवाई थी। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं बुरी तरह उलझ कर रह गई थी कि अगर वो इतना अच्छा है और मेरा इतना ख्याल रखता है तो शादी की पहली रात क्यों तकलीफ दी। सोच सोच कर जब मेरी बस हो गई तो मैंने अपने आप को हालात के धाड़े पर छोड़ दिया। दिल में कहा जो हुआ उससे भूलने में ही आफियत थी। अक्लमंदी का तकाजा यही था। मैंने इरम को भी यही मशवरा दिया था, फिलहाल ये बात छुपा ले, दिल में रख ले, क्या पता कल को ये काम आ जाए। उससे भी मेरी बात समझ आ गई थी। मैंने उसे कहा हम दोनों उस बंगाली लड़की के घर जाते हैं और उसे भी समझा कर आते हैं। वो मान गई। हम दोनों उस बंगाली लड़की के घर गए तो मुलाजमा हमें ड्राइंग रूम में बिठाकर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और कहा मैडम की तबीयत ठीक नहीं, वो सो रही है और हम मालिकों को जगा नहीं सकते। हम दोनों मायूस होकर वापस चले आए थे। मैं इरम को उसके घर छोड़कर बाजार की तरफ चली आई। मेरी छोटी बहन ने दुबई के इम्पोर्टेड मेकअप के लिए फरमाइश की थी और मैं काफी अरसे से उसे टाली जा रही थी। आज मैं बाहर ही थी, इसलिए सोचा कि लगे हाथों उसके लिए सामान खरीद लिया जाए। तब तक भूख ने बहुत सताना शुरू किया तो मैंने सोचा रास्ते में किसी कैफे से कुछ खा लूंगी। लेकिन अचानक मैंने उसी बंगाली लड़की को देखा जिसके घर हम थोड़ी देर पहले गए थे। उसकी मुलाजमा तो कह रही थी वो कमरे में सो रही है, मगर ये यहाँ क्या कर रही है। मेरे अंदर तजस्सुस जाग गया तो मैंने गाड़ी उसके पीछे अपनी रफ्तार हल्की करके लगा दी। वो एक कैफे के अंदर चली गई। मैंने सोचा यहाँ ये क्या करने गई है। मुझे भी भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अंदर चली जाती हूँ और उससे जाकर पूछती हूँ कि अपनी मुलाजमा से झूठ क्यों बुलवाया। मैं गाड़ी को एक जानिब पार्किंग में लगाकर अंदर चली गई तो मैं हक्का बक्का रह गई। उस बंगाली लड़की के साथ एक लड़का भी बैठा हुआ था। उसकी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और उसने अपने शौहर को धोखा देकर एक अनजान लड़के के साथ यूं होटलिंग कर रही थी। पहले तो सोचा कि जाकर उसको खूब सुनाऊं कि अभी तुम्हारी शादी को इतने दिन नहीं गुजरे और तुम ये सब कर रही हो, मगर फिर यही सोचा कि ये उसका इंतहाई जाती मसला है, वो बुरा मान सकती थी, इसलिए मैं खामोशी से वापस अपने घर आ गई। मैं इस बात को दिमाग से निकालना चाह रही थी, मगर उस बंगाली लड़की की वो हरकत जैसे मेरे दिमाग से चिपक कर रह गई थी और शायद मैं भूलने में कामयाब भी हो जाती अगर जो मैं उसको दोबारा ना देख लेती। उस दिन मैं सब्जी लेने गई हुई थी कि मैंने दोबारा उस बंगाली लड़की को उसी लड़के के साथ देखा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो चल रहा है। मैंने बहुत बार उन दोनों को साथ देखा था और फिर एक दिन अचानक एक चौंका देने वाली खबर पता चली जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे शौहर का वो दोस्त जिसकी शादी पर हम गए थे, खबर मिली कि वो सांप के काटने से मरा है। वो इसी बंगाली लड़की का शौहर था और अब इस दुनिया में नहीं रहा था। जाने क्यों मुझे सांप के काटने वाली बात कुछ अजीब लग रही थी। भला एक महल जैसे शानदार घर में सांप कैसे आ सकता था? सिर्फ एक ही सूरत थी, अगर उस सांप को बाहर से लाया गया होता। मेरे शौहर बेचारे इस वाकये के बाद से कुछ चुप से होकर रह गए थे। अब मेरे शौहर का वक्त ज्यादातर घर गुजरने लगा था। मुझे अचानक एक दिन बैठे बिठाए ख्याल आया कि कहीं ये उस बंगाली लड़की की हरकत तो नहीं, मगर फिर खुद ही इस ख्याल को रद्द कर दिया कि वो एक कातिल नहीं हो सकती। इस सारे वाकये को बमुश्किल 2 माह गुजरे थे कि अचानक शौहर के एक और दोस्त के मरने की इत्तला मिली, इरम के शौहर की। उसे भी एक सांप ने काट लिया था। वो बेचारियां रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही थी। जाने ये कौन था जो इन दोस्तों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। पहले मेरा ख्याल था कि ये सिर्फ एक हादसा है, मगर जब दूसरे दोस्त की भी सांप के काटने से मौत हो गई तो लगने लगा कि ये एक बहुत संगीन साजिश है। कोई तो था जो मेरे शौहरों के दोस्तों के पीछे पड़ गया था और मेरे शौहर को लगता था कि अब अगली बार वो सांप उसे काटेगा। मेरा शौहर डरने लगा। उसने घर से निकलना बंद कर दिया। मैं उसे समझा कर थक गई थी कि डरने की बजाय बाहर निकलो और हिम्मत करो, पता करो ये सब किसने किया। मगर मेरे शौहर पर कोई असर ना हुआ। उसने घर से जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मैं इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान थी। अब काफी दिन हो चुके थे, इसलिए एक दिन मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से अपने लिए ज्वेलरी बॉक्स देखा और उसे मंगवाया। जब मैं वो बॉक्स लेकर कमरे में पहुंची
तो अचानक मेरे शौहर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, इसमें सांप है, इसे मत खोलना, अंदर से सांप निकलेगा, वो हमें डस लेगा। मैंने बेख्तियार अपना सर पीट लिया और कहा, मैंने ये एक स्टोर से मंगवाया है, इसमें कैसे सांप आ सकता है। लेकिन उसने शोर मचा कर मुझे बाहर भेज दिया कि जाओ घर के दरवाजे के आगे इस बॉक्स को खोलो। मैं अपने शौहर की तसल्ली की खातिर वो बॉक्स ले आई और बाहर गली में खोला। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो बॉक्स खुला था अंदर से वाकई एक सांप निकल आया था जो तेजी से एक तरफ भाग गया। मैं डर के मारे उछल कर खड़ी हो गई। बेयकीनी से शौहर को देखा, वो सच ही बोल रहा था और मैं उसकी बातों में ना आती और कमरे में ही इसको खोलकर देख लेती तो हम दोनों में से किसी एक की मौत वाकई हो जाती। शुक्र था कि शौहर की बात मान ली, वरना कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। मैंने बाहर निकलकर देखा तो लगा कि जैसे हमारे घर पर कोई नजर रखे हुए है। मैं जल्दी से बाहर निकली मगर कोई नहीं था। पहले तो मैंने अपना वहम समझा था, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कोई हमारे घर मेरे शौहर को मारने के लिए नाग भेजता है, क्योंकि 2 दिनों बाद फिर से एक सांप को मुलाजिमों ने लॉन में पकड़कर मारा। मैंने अपने शौहर से एक दिन पूछ ही लिया था, किसी को आपको मारने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या काम किया है आपने। मेरे सवाल पर मेरे शौहर का चेहरा तारीख हुआ था। पल भर में ही उसके चेहरे की रंगत फक हो गई थी। उसका मतलब था कि इन दोस्तों ने जरूर कुछ बुरा काम किया होगा। मैंने कहा, मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं। मेरा शौहर कहने लगा, तुम्हें याद ही होगा कि शादी की रात तुम्हें एक सांप ने काट लिया था। मैंने कहा, वो वक्त मैं कैसे भूल सकती हूँ। कहने लगा, वो सांप मैं ही जानबूझकर कमरे में लाया था ताकि वो तुम्हें काट ले। कहने लगा, असल में अरबी मर्द दूसरी शादी पहली बीवी और बच्चों से छुप कर करते हैं ताकि उन्हें पता न चले, इसीलिए सभी अपनी दूसरी बीवी को शादी की पहली रात ही एक सांप से डस पाते हैं। हम सब दोस्तों ने यही किया था अपनी बीवियों के साथ, शायद इसीलिए सजा मिल रही है। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, मगर ये बताएं कि अरबी मर्द शादी की पहली रात ऐसा क्यों करते हैं, क्या कोई खास वजह है। वो कहने लगा, हाँ, एक खास वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। मैंने पूछा, कैसी वजह। इससे पहले मेरा शौहर मुझे सब कुछ बताता। उसी वक्त मुलाजिम ने आकर एक कागज का टुकड़ा मेरे शौहर को दे दिया। मैंने आगे होकर पढ़ना चाहा मगर उस पर अरबी लिखी हुई थी। जाने कौन था और उसने क्या पैगाम दिया था जिसे पढ़कर मेरा शौहर उसी वक्त वो रुका फेंक कर बाहर भागा था। मैंने बेचैनी से वो रुका उठा लिया। जाने कैसे कैसे वाकयात होने लगे थे। जिंदगी एकदम से बदल गई थी। परेशानियों ने घर का रास्ता देख लिया था। मैंने सोचा, अब इस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा है। मैंने सोचा, इरम से जाकर पूछती हूँ। वैसे भी कई दिन हो गए हैं मैं उसकी तरफ गई नहीं। इरम की मुलाजमा ने गेट खोला था क्योंकि वो पहले भी कई बार मुझे यहाँ आता देख चुकी थी, इसलिए कहने लगी, बीवी अपने बेडरूम में है, मैं जाकर बताती हूँ आप आई हैं। मैंने मुलाजमा को मना किया कि नहीं, रहने दो, बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही वहाँ चली जाती हूँ। जैसे ही मैंने इरम के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका तो ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि इरम लेटी हुई है और एक नाग उसके जिस्म पर रेंग रहा है और वो बहुत मजे से उस नाग को पकड़कर प्यार कर रही है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया कि ये मैं क्या देख रही हूँ। नजर नीचे जमीन पर पड़ी तो वहाँ भी 1-2 सांप रेंग रहे थे। हैरत की बात ये थी कि वो नाग इरम को क्यों कुछ नहीं कह रहा। अंदर जाने की मेरी हिम्मत ही ना हुई। मैं वहीं से दबे कदमों लौट आई। मेरे आने तक मेरा शौहर भी आ गया था। कहने लगा, मैं अपना ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मैंने दंग होकर उसे देखा कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। उसने इतने साइन किए और फाइल मुझे सौंप दी। ऐसा करने के बाद वो बहुत पुरसुकून हो गया और सो गया। मैंने इस कागज पर लिखी अरबी के मायने सर्च करके इस इबारत को पढ़ने की कोशिश की। लिखा था कि अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपना घर अपनी बीवी के नाम कर दो। अगर ऐसा ना किया तो किसी भी वक्त नाग तुम्हारी जान ले लेगा। अब मैं सारी कहानी थोड़ी थोड़ी समझ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। मैंने पुलिस को फोन करके इरम को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने रंगे हाथ छापा मारा और उसको उस नाग समेत गिरफ्तार किया। बाद में कंफर्म हो गया था कि इसी नाग के जहर से इरम और उस बंगाली लड़की के शौहर की मौत हुई थी और इस सब के पीछे थी इरम। उसी ने अपने शौहर और उसके दोस्त की जान ली थी और अब मेरे पीछे थी। उसने बयान में कहा, मेरी बड़ी बहन और मेरी कजन यहाँ नौकरी करने आई थी। मेरी बहन की शादी उस बंगाली के शौहर से और कजन की शादी मेरे शौहर से हुई थी। ये शादी की रात अपनी बीवियों को सांप से कटवाते थे ताकि इस खास सांप के काटने से वो लड़कियां बांझ हो जाएं। इस तरह करने से वो ना तो बच्चे पैदा कर सकती थी और ना ही उनकी दौलत में हिस्से का मुतालबा कर सकती थी। ये निहायत चालाकी से ये काम करते थे। लेकिन मेरी बहन और कजन की सांप के डसने से मौत हो गई क्योंकि वो दोनों बहुत कमजोर थी और जहर उनके अंदर तक फैल गया था। अपनी बहनों का बदला लेने के लिए मैंने एक सपेरे के पास जाना शुरू कर दिया। पूरे 2 साल लगाकर मैंने सांपों के मुतालिक सारा इल्म हासिल किया कि उनको कैसे काबू करते हैं। प्लान के मुताबिक शादी की। उसने मेरे साथ भी वही किया मगर मैंने उसके भेजे हुए सांप को काबू कर लिया और उसका सारा जहर निकाल कर उसे खुद को काटने का मौका दिया।
शादी के बाद से मैंने कोशिश शुरू कर दी थी कि एक नाग और कुछ सांपों को अपने बस में कर लूं और अपना इंतकाम पूरा कर लूं, और मैंने ऐसा ही किया। इन दोनों कातिलों को इसी तरह सांप से डसवाया जैसा वो करते थे। तुम्हारा शौहर तो फजूल में डर रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर वो डर ही रहा है तो क्यों ना उसे मजीद डराया जाए, इसीलिए उस दिन घर पर नाग भेजा था। मैं बस ये चाहती थी कि वो डर कर ही सही अपना घर तुम्हारे नाम कर दे। मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था और तुमने मुझे ही पकड़वा दिया। मैंने कहा मुझे तुम्हारी कहानी का इल्म नहीं था, मगर होता भी तो भी यही करती। तुम्हें किसी ने इंसानी जान लेने का हक नहीं दिया। तुम्हें अपनी बहनों का मामला कुदरत पर छोड़ देना चाहिए था। उसको पता नहीं कितनी सजा मिलती। मेरे शौहर ने मुझसे माफी मांगी। मैंने ये पता चलते ही फौरन अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक औरत माँ बनकर ही मुकम्मल होती है।